नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं सबसे पहले बड़ी खबर की। पटना बेऊर जेल में छापेमारी हुई है। बेऊर जेल में 5 मोबाइल फोन मिले हैं, चार्जर, गांजा की पुड़िया और चाकू भी जब्त किया गया है। और इस बरामदगी के बाद, ये तमाम आपत्तिजनक चीजें मिलने के बाद से एक बार फिर से पटना के बेऊर जेल की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पटना के बेऊर जेल में छापेमारी हुई है और इस छापेमारी में 5 मोबाइल फोन मिले हैं, नशे का सामान भी जब्त किया गया है, चार्जर और चाकू भी जब्त हुआ है। और ये तमाम सामान मिलने के बाद से पटना के बेऊर जेल की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे पटना के बेऊर जेल में मोबाइल पहुंच गया, आखिर कैसे मोबाइल का चार्जर पहुंच जाता है, नशे का सामान पहुंच जाता है, चाकू पहुंच जाती है। तो ये बड़े सवाल हैं और सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे हैं। पटना के बेऊर जेल को बिहार का सबसे सुरक्षित जेल माना जाता है, लेकिन इस सुरक्षित जेल के अंदर से अगर ये तमाम चीजें बरामद होती हैं तो सुरक्षा पर सवाल उठना लाजमी है। सबसे बड़े जेल पटना स्थित इस आदर्श केंद्रीय कारा में भी आज छापेमारी हुई है और हैरानी की बात है कि एक बार फिर से इस जेल में मोबाइल मिले हैं। एएसपी और एसडीओ दोनों इस छापेमारी का नेतृत्व कर रहे थे और यहां पर तकरीबन 5 मोबाइल, चार्जर, चाकू, गांजे की पुड़िया जो छापेमारी करने वाली टीम है उसने जब्त किया है। और निश्चित तौर पर एक बार फिर से बेऊर जेल प्रशासन पर बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। जेल के अंदर इंटरनल छापेमारी भी चलती है जेल प्रशासन की तरफ से, और इसके बावजूद जेल के अंदर 5 मोबाइल मिलना कहीं न कहीं इस बात को साबित करता है कि यहाँ अभी बहुत बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। और ये लापरवाही जो है निश्चित तौर पर न केवल जेल प्रशासन की सुरक्षा के लिए बड़ा सवाल है, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार जेल के अंदर कैसे मोबाइल पहुंच जा रहा है। 5 मोबाइल मिला है और इस विशेष टीम की छापेमारी के दौरान चार्जर भी बरामद किया गया था, गांजे की पुड़िया भी जेल के अंदर पहुंच जा रही है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह के निर्देश पर पटना के ही बेऊर थाने में एफआईआर लॉन्च करवाया गया है और जो जिनके पास से मोबाइल मिला है उन सभी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया गया है। निश्चित तौर पर जिलाधिकारी ने कहा है कि जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे वो जेल प्रशासन के लोग, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इस छापेमारी के बाद एक बार फिर से बेऊर जेल के अंदर हड़कंप मचा है और देखना होगा इस कार्रवाई के बाद जेल प्रशासन क्या सबक लेता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और मुजफ्फरपुर के जेल में भी छापेमारी हुई है। मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में छापेमारी की गई है, एक बैरक की तलाशी ली गई है और अब तक मुजफ्फरपुर जेल से कुछ भी मिलने की सूचना नहीं है। तो पटना के बेऊर जेल की तरह मुजफ्फरपुर के सेंट्रल जेल में भी छापेमारी की गई है। हालांकि यहां से किसी भी तरह के आपत्तिजनक सामान मिलने की खबर नहीं है। एक बैरक की बड़ी ही गहनता से जांच की गई, तलाशी ली गई, लेकिन मुजफ्फरपुर के सेंट्रल जेल से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर है, जहां अपराधियों ने एक रिटायर्ड बैंक कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना NH 30 पर हुआ है। आपको बता दें कि रिटायर्ड बैंक कर्मी कार से बिहार शरीफ से पटना आ रहे थे, तभी भीखू चक के पास अपराधियों ने गोली मार दी। गोली लगने से उनकी मौत हो गई है। कार के ड्राइवर को भी गोली लगी है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो पटना में दिन दहाड़े गोलीबारी हुई है। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या माना जाए, पटना में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं जो सरेआम दिन दहाड़े हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं? ये घटना चौंकाने वाली है। 4 लेन पर यह घटना हुई है और लॉकडाउन के वक्त पुलिस की पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है 4 लेन पर। यहाँ पर रिटायर्ड बैंक पर्सन है संजय कुमार, जिनका नाम बताया जा रहा है। वो बिहार शरीफ से पटना के लिए निकले थे अपने ड्राइवर के साथ और सबसे पहले अपराधियों ने ड्राइवर को गोली मारी कार में और उसके बाद कार जो है अनबैलेंस हो गई, डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई थी कार
और उसके बाद जो सुरेश कुमार है रिटायर्ड बैंक कर्मी है उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जो जानकारी मिली है। और पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा से मेरी बात हुई है, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि उनके पुत्र बाहर में रहते हैं और फिलहाल पटना के भागवत नगर में वो आए हुए हैं, उन्हीं से मिलने वो जा रहे थे और इस दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि उनका ये कहना है कि पुलिस 2 बिंदुओं पर छानबीन कर रही है कि कहीं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट तो नहीं था, या फिर एक दूसरा एंगल भी है जिस मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन एक बड़ी वारदात और सबसे बड़ी बात है कि बिहार शरीफ से भी इस मामले के तार जुड़े हो सकते हैं, ऐसा पटना एसएसपी ने बताया है। ग्रामीण एसपी कांतेश मिश्र के नेतृत्व में पुलिस टीम यहाँ मौके पर पहुंची हुई है और पूरे मामले की छानबीन जारी है। हालांकि बहुत कुछ कहने की स्थिति में अभी पुलिस नहीं है, पुलिस कह रही पूरे मामले की छानबीन चल रही है और जैसे ही कुछ निकलता है फिर आपको बताया जाएगा। जी, क्या कोई खास वजह बता पा रही है पुलिस कि इस हत्या के पीछे क्या वजह हो सकती है? ड्राइवर की तरफ से कोई बयान आया है? ड्राइवर घायल है, उसको एडमिट कराया गया हॉस्पिटल में, बहुत कुछ जानकारी वो नहीं दे पाया, लेकिन अभी से महज 1 घंटे पहले की घटना है और पुलिस सभी एंगल पर जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जिन बिंदुओं पर पुलिस को शक है उन सभी बिंदुओं पर छानबीन, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट एक मेन रीजन पुलिस बता रही है कि हो सकता है कि ये भी हो, लेकिन सभी बिंदुओं पर भी छानबीन की बात कही जा रही है। बिहार शरीफ से इसके तार जुड़े होंगे, घटनास्थल जरूर पटना में है लेकिन ये बिहार शरीफ से पटना आ रहे थे, तो इसकी ज्यादा संभावना इस बात की है कि इनके तार, इस हत्या के तार बिहार शरीफ से जुड़े होंगे। और निश्चित तौर पर अभी थोड़ी देर के बाद पुलिस टीम अभी पहुंचेगी और ड्राइवर से भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन एक बड़ी वारदात सुबह राजधानी पटना में। अलीम जी, बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिए इस बड़ी खबर पर, हम आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर है, बाढ़ अनुमंडल के पंडारक से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आरटीपीएस साइट को साइबर अपराधियों ने हैक कर लिया है। पंडारक अंचलाधिकारी महेंद्र कुमार शुक्ल ने पंडारक थाने में प्राथमिकी करने का आवेदन दिया है। बाढ़ से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिरुद्ध। अभी हम खड़े हैं बाढ़ के पंडारक प्रखंड में, जहां आरटीपीसीआर काउंटर का साइट जो है वो हैक होने का मामला सामने आया है। हमारे साथ पंडारक के अंचलाधिकारी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या मामला है और कैसे हैक हुआ है। सर, क्या मामला और कैसे हैक किया गया? इसमें हुआ ये था कि 31 तारीख को एक आवेदन जो है वो ऑफलाइन शो किया, जबकि अभी हम लोग ऑनलाइन आवेदन ले रहे हैं और 31 तारीख को कोई भी ऑफलाइन आवेदन नहीं लिया गया। और उसमें जो सेवा का प्रकार लिखा जाता है वो सामान्य है। सामान्य तभी अंकित होगा जब कोई आवेदन हमारे यहाँ ऑफलाइन करता है, उसको हमारा ऑपरेटर एंट्री करता है। लेकिन हुआ क्या कि उस दिन ऑपरेटर के द्वारा नहीं लिया गया था कोई भी आवेदन। फिर उसने जब अपना लॉगिन आईडी डाल के और पासवर्ड डाल के उसको चेक किया तो उसमें एक आवेदन प्राप्त हुआ जो कि ऑफलाइन था, उसमें लिखा हुआ था सेवा का प्रकार सामान्य। फिर उसने हमको एक आवेदन दिया और बताया आके ऑफिस में कि सर ऐसी बात। फिर तो उसने आवेदन दिया, उसके आधार पे हमने एक एफआईआर दर्ज करने के लिए थाना पंडारक को हमने एक पत्र लिखा है और वो संभवतः एफआईआर दर्ज करके आगे कार्रवाई की जाएगी। तो ये महज एक पंडारक प्रखंड की बात नहीं है, बिहार में न जाने कितने प्रखंड होंगे जहाँ साइबर क्राइम की घटना हो रही होगी। जरूरत है तो इसको बारीकी से और सही जांच करके आरोपियों पर कार्रवाई की। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। कोरोना काल में घर लौटे प्रवासी मजदूरों को सीतामढ़ी जिला प्रशासन मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया करा रहा है। सीतामढ़ी डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा के निर्देश पर हर पंचायत में 300 लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाना है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन। कोरोना संक्रमण का काल चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में देश के महानगरों में काम करने वाले हजारों की तादाद में लोग जो प्रवासी मजदूर है वो अपने घर वापस लौट रहे हैं। और स्थिति ये है कि जो लोग अपने घर वापस लौट रहे हैं उनके लिए रोजगार सृजन करना जिला प्रशासन और सरकार के लिए एक मुश्किल भरा काम था। लेकिन जो सीतामढ़ी जिला प्रशासन है वो सीतामढ़ी जिले में तकरीबन 50,000 लोगों को रोज रोजगार उपलब्ध करा रही है। मनरेगा योजना के तहत यह रोजगार लोगों को उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। मैं इस वक्त डुमरा प्रखंड के हरी छपरा गांव में हूं और आप तस्वीर देख सकते हैं। यहां पर मनरेगा योजना के तहत नहर निर्माण का कार्य किया जा रहा है और इस नहर निर्माण से किसानों को भी काफी सुविधा मिलेगी। सालों भर लोगों को सिंचाई का साधन उपलब्ध कराया जाएगा और इस काम में तकरीबन 300 जो श्रमिक है उनको लगाया गया है और काफी बेहतर प्रयास इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जिला प्रशासन का यह प्रयास है कि जो प्रवासी मजदूर है उनको हर संभव
जो रोजगार है उसको उपलब्ध कराना है। हमारे साथ कुछ मजदूर हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है। बताइए क्या स्थिति है? सर हम लोग को प्रतिदिन काम मिलता है 187 रुपया का रोज है। अच्छा, 98 रुपया रोज है, 198 प्रतिदिन काम मिल रहा है। बताइए, आप महिला है और काम कर रही हैं, क्या कहना है आपको? जी कहना तो है, हम लोग साथी में काम नाली उली में करते हैं तो 189 के रोज मिलता है। बाले बच्चे के उसी में पोसते हैं और सबके खिलाते, नहीं काम लगता है तो नहीं होता है। और कमाते हैं तो बाले बच्चे के पोसते हैं, खाते हैं। लॉकडाउन में कोई नहीं चिन रहा है सर। काम लगता है तो होता है, नहीं काम लगता है तो नहीं होता है। यहाँ तो काम मिल रहा है ना? जी जी रोज काम मिल रहा है। स्थिति ये है कि सीतामढ़ी जिले में तकरीबन प्रत्येक दिन 50,000 जो श्रमिक मजदूर है उनको मनरेगा योजना के तहत कार्य उपलब्ध कराया जा रहा है और जिला प्रशासन का यह काम बेहतर कहा जा सकता है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पेंट बनाने वाली कंपनी के गोदाम में आग लग गई है। आगलगी में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर हालांकि काबू पा लिया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। गौरीचक के सोहगी मोड़ में यह कंपनी है जहां पर आग लगी है और आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, शॉर्ट सर्किट से लगी आग कितनी भयंकर थी। हालांकि पेंट बनाने का काम होता था इस कंपनी में और ऐसे में यहां पर बहुत ऐसे रासायनिक पदार्थ रखे हुए थे जिनमें आग लग गई और आग काफी भड़क गई। हालांकि काफी मशक्कत के बाद से दमकल कर्मियों ने इस आगलगी पर काबू पाया। शेखपुरा में किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र देने के नाम पर 50 लाख रुपए 2018 से 2020 तक वितरण किया गया, लेकिन किसानों को कोई लाभ नहीं मिला और राशि भी खर्च हो गई। इसी बीच तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी रामवचन राम का अरवल ट्रांसफर हो गया, लेकिन कोई प्रभार वर्तमान जिला कृषि पदाधिकारी को नहीं दिया गया। वर्तमान जिला कृषि पदाधिकारी ने डीएम और कृषि विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर 2018 से 2020 तक विभिन्न योजनाओं में लाभुक को बांटी गई राशि का लेखा जोखा नहीं होने की जानकारी दी है और बड़ी गड़बड़ी होने की आशंका जताई है। कृषि पदाधिकारी ने डीएम से जांच की मांग की है। मिलते हैं कि इसका टीम गठित करके जांच कराया गया। पर विभाग को सूचित किए हैं सारा चीज, तो वहाँ पे अभी डीएम साहब बुलाए थे, नहीं गए थे। अभी बोले कि इसका जो पहले चिट्ठी दी है तो कैसे पूरा सारा चिट्ठी दे दी। किनके पास यही प्रभार है सर? वही पहले के जो पदाधिकारी थे जिला कृषि पदाधिकारी, इन्हीं के पास यही प्रभार है। तो कितना का हेरा फेरी का कुछ? हेरा फेरी तो बिना जांच के कैसे पता चलेगा? तो जब तक जांच नहीं होगा तो हम नहीं कर सकते हैं कितना का हेरा फेरी है। और अब बात पैसेंजर ट्रेन के यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर की। अमृतसर में हावड़ा टू अमृतसर वाया वाराणसी। रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के कम होते केस पर अब रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। आज से 12 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन चला रही है रेलवे। ट्रेनों का समय और रूट पहले की तरह ही होगा। कोरोना के कारण ये ट्रेनें रद्द कर दी गई थी, लेकिन अब जैसे ही कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, रेलवे ने यह फैसला लिया है 12 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों को फिर से चलाया जाएगा। जो रूट होगा, स्टॉपेज होंगे, समय होगा, वो पहले की तरह ही तय होगा। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इन ट्रेनों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जब कोरोना के केस कम आने लगे हैं, कोरोना के मामलों में कमी आने लगी है, तो रेलवे ने 12 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। और आइए बताते हैं कि किन किन ट्रेनों का दोबारा से परिचालन होगा। ट्रेन नंबर 05591 05592 दरभंगा हर नगर डेमू पैसेंजर जो है वो चलेगी। आपको बता दें कि इसके अलावा ट्रेन नंबर
05578 और 05579 झंझारपुर दरभंगा डेमू, ये ट्रेन दोबारा से शुरू की गई है। ट्रेन नंबर 03230 सहरसा बड़हरा कोठी डेमू, ये ट्रेन भी चलेगी। ये उन 12 जोड़ी ट्रेनों में शामिल है। ट्रेन नंबर 09238 09237 बड़हरा कोठी बनमंकी डेमू, ये ट्रेन भी चलाई जा रही है। ट्रेन नंबर 03224 03223 जो फतुहा राजगीर मेमू है, ये ट्रेन भी चलाई जाएगी। इससे काफी आसानी होगी इस रूट पर जाने वाले लोकल पैसेंजर को। 03641 03642 डीडीयू जंक्शन से दिलदार नगर स्पेशल पैसेंजर ट्रेन, ये भी चलाई गई है। इसके साथ ही अगली ट्रेन 03647 03748 दिलदार नगर ताड़ी घाट पैसेंजर, ये भी चलाई जा रही है। ये ट्रेन इन 12 ट्रेनों में शामिल है। उसके साथ ही 03356 03355 गया क्यूल पैसेंजर, जिस पर पैसेंजर्स की काफी आवाजाही रहती है, उनकी सुविधा के लिए इस ट्रेन को भी चलाया जा रहा है। इसके साथ ही अगली ट्रेन 05519 05520 जो वैशाली सोनपुर वैशाली पैसेंजर के नाम से चलेगी। और इसके साथ ही 03368 03367 ये सोनपुर कटिहार मेमू पैसेंजर है और इस ट्रेन को भी चलाया जा रहा है। दरअसल इस रूट पर भी काफी लोकल पैसेंजर थे जिनको परेशानी हो रही थी। इसके बाद अगर अगली ट्रेन की बात करें तो 03316 03315 समस्तीपुर कटिहार मेमू, ये ट्रेन भी चलाई जा रही है। तो ये कुल ट्रेनें हैं। अगली ट्रेन की अगर बात करें तो अगली ट्रेन है 05247 05248 जो सोनपुर छपरा मेमू है, ये ट्रेन भी चलाई जा रही है। तो ये तमाम 12 ट्रेन हैं जिनको शुरू किया जा रहा है। रेलवे ने कोरोना के मामले कम होते देख इन ट्रेनों को शुरू करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों के बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की। स्टॉकहोम में पहले सम्मेलन में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी शामिल हुई थी। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनेप की नींव भी पड़ी थी। विश्व पर्यावरण दिवस का हर साल एक नया थीम होता है। साल 2021 की बात करें तो साल 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन यानी पारिस्थितिक तंत्र की बहाली। जंगलों को नया जीवन देकर, वर्षा जल को संरक्षित कर, जलाशयों और तालाबों का निर्माण कर हम इकोसिस्टम की पुनर्बहाली कर सकते हैं। और उधर पर्यावरण दिवस पर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 2021 में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 9 अगस्त तक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हरित आवरण को 17% करने का भी लक्ष्य है। झारखंड अलग होने के बाद से 9% से 15% हरित आवरण हुआ है। पर्यावरण दिवस पर पटना की ओर से आर ब्लॉक के पास की तस्वीर देखते ही बन रही है, जहां जिधर भी नजर आप दौड़ाएंगे, जहां नजर जा रही है हरियाली ही हरियाली यहां पर नजर आ रही है। कई सालों की मेहनत के बाद यहां का यह नजारा दिख रहा है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज के दिन हम पर्यावरण को स्वच्छ और उसको साफ सुथरा बनाने का संकल्प लेते हैं। यह तस्वीर देखिए, राजधानी पटना के आर ब्लॉक की यह तस्वीर है। ये ठीक हमारे सामने आर ब्लॉक से दीघा को जाने वाला ये अटल पथ है और किसी जमाने में अटल पथ में जब इसका निर्माण कराया जा रहा था तो काफी संख्या में पेड़ रास्ते में आ गए थे। सरकार ने इन सभी पेड़ों को व्यवस्थित तरीके से एक जगह शिफ्ट किया है और देखिए किस कदर
अब चारों तरफ हरियाली दिखती है। हरियाली इस कदर है कि लोग जब इस रास्ते से गुजरते हैं तो बरबस ही इस ओर खींच चले आते हैं। वैसे भी कोरोना काल में पेड़ों की महत्ता जग जाहिर हो चुकी है। जब ऑक्सीजन संकट हुआ तब सभी ने यह सोचा कि क्यों न एक पेड़ लगाया जाए। और देखिए, सरकार ने दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प के साथ किस कदर जो पेड़ लगाए हैं, कितनी सुंदर तस्वीर राजधानी पटना की ये है। और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर यह तस्वीर वाकई में एक मनमोहक तस्वीर है। चारों तरफ आपको हरियाली दिख रही है। यहाँ पर भले ही तेज और तीखी धूप हो, लेकिन ये तस्वीर निश्चित तौर पर आपको शीतलता प्रदान करती है। इस वक्त मैं जिस जगह से खड़ा हूँ वहां से चारों तरफ आपको हरियाली दिख रही होगी। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे जो हैं उनको व्यवस्थित तरीके से बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग ने लगाया है। तो निश्चित तौर पर ये एक मैसेज भी है आम लोगों के लिए कि आप पर्यावरण को साफ सुथरा बनाए रखने में, उसे स्वच्छ बनाए रखने में अपना सहयोग दें, क्योंकि अगर पर्यावरण प्रदूषण रहित रहेगा तभी आपके लिए वह हर दृष्टिकोण से, हर मायने में फायदेमंद और लाभदायक रहेगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए अब जानते हैं कि आखिर पेड़ पौधे क्यों जरूरी है हमारे पर्यावरण के लिए और यह हमें क्या क्या फायदे पहुंचाते हैं। दरअसल पेड़ पौधे हमारे इकोसिस्टम की बुनियाद हैं। इसके साथ ही शाकाहारी जीव फल फूल और पत्तियां खाते हैं, उनके लिए भी ये भोजन प्रदान करते हैं। मांसाहारी जीव शाकाहारी प्राणियों का आहार करते हैं। ऐसे में शाकाहारी प्राणियों का जिंदा रहना भी जरूरी है। शाकाहारी हो या मांसाहारी, सभी पेड़ों पर निर्भर हैं। एक मनुष्य जन्म से मृत्यु तक पेड़ पर निर्भर रहता है, क्योंकि पेड़ के जरिए ही हमें साफ सुथरी हवा मिलती है। पेड़ का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं होता है। अगर ध्यान दें तो हर एक हिस्सा इस्तेमाल में आता है। पेड़ की जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां, फल फूल, बीज सभी उपयोगी हैं। पेड़ वायुमंडल से खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, जो हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखता है। पेड़ हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करता है। पेड़ की पत्तियों से निकलने वाला वेस्ट हवा को ठंडा रखता है। पेड़ की पत्तियां बादल को आकर्षित करती हैं और वर्षा कराती हैं। पेड़ के तनों से बेशकीमती लकड़ी हासिल होती है और पेड़ की पत्तियां, जड़ों, फूल, फल, बीज और गोंद का इस्तेमाल दवाओं के रूप में भी होता है। कई औषधियां इससे तैयार की जाती हैं। पेड़ की जड़ बाढ़ के दौरान मिट्टी को बहने से रोकती है, यानी मिट्टी कटाव को रोकती है। पेड़ की जड़ों, पत्तियों, फल फूल का इस्तेमाल सब्जी के रूप में भी हम करते हैं। पेड़ की जड़ जमीन के नीचे फिल्टर का काम करती हैं। जमीन के अंदर जो भी अवशेष होते हैं उनको ग्रहण करती हैं। पेड़ हमारे इकोसिस्टम की बुनियाद है, इसीलिए यह कहा जाता है। भागलपुर में पर्यावरण को लेकर एक शख्स अशोक चौधरी काफी संजीदा हैं। इन्होंने आम पर इतना रिसर्च किया है कि लोग उन्हें आज मैंगो मैन के नाम से जानते हैं। सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव के अशोक चौधरी ने साल 1992 में पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बागवानी का काम शुरू किया और अब तक वे लाखों पेड़ लगा चुके हैं। अशोक चौधरी बड़ी संख्या में महोगनी, सागवान, आम के साथ ही अन्य फलदार और इमारती लकड़ी वाले पौधे लगाते हैं और देश के दूसरे राज्यों के भी किसान यहां से पौधे ले जाते हैं। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। सीतामढ़ी में दूध से लदी टैंकर में आग लग गई और कुछ ही मिनटों में टैंकर धू धू कर चलने लगा। वाहन में आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। आग कैसे लगी उसका अब तक खुलासा नहीं हो सका है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए झारखंड की खबरें, जोहर झारखंड में।